हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7 के इतिहास के पहले पाठ का प्रश्नोत्तर। पहले पाठ का नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वाले पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे उत्तर दिया है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। तो इसे आप इस तरह लिखोगे कि अतीत में विदेशी उस व्यक्ति को कहा जाता था जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं था। तो इसे आप आंसर में राइट कर लेना। दूसरा प्रश्न है, नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 कथन दिए हैं जिन्हें बताना है कि ये सही कथन है कि गलत है, ये बताना है आपको। जिसमें पहला कथन है, सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो ये जो कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा है सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, जबकि सही क्या है कि अभिलेख मिलते हैं, क्योंकि भाषा स्पष्ट हो गई थी, संस्कृति स्पष्ट हो गई थी, तो इस वजह से इसके बाद के अभिलेख जो है हमें मिले हैं। अगला कथन है, इस काल के दौरान मराठों ने अपनी राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये कथन सत्य है, तो आप इसे लिखना, यह कथन सही है उत्तर में। ग है, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते हैं। ये कथन भी सत्य है। और लास्ट देखते हैं, घ, सुल्तान गयासुद्दीन बलवन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये कथन गलत है। तो सही क्या है वो अब हम लोग देख लेते हैं। इस कथन का सही उत्तर देखने के लिए आप जो है पेज नंबर 9 पे आ जाइएगा, इस वाले पेज पे, और ये ऊपर की ही साइड में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली का सुल्तान गयासुद्दीन बलवन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है। जबकि ये जो है इसका नाम कहीं जिक्र नहीं है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट गलत है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है इसमें बताया है, पूर्व बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक जो है गजनी तक फैला हुआ था। ये जो है कथन राइट है, और ये जो दिया हुआ कथन है ये गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरो, जिसमें क है, अभिलेखागारों में रखे जाते थे। तो इसमें आपको भरना है दस्तावेज, पांडुलिपियां, कार्यालयी कागज। इसमें से आप कोई एक लिख सकते हो। तो आप दस्तावेज यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि एक ही दिया है लिखने के लिए। और ख देखते हैं, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। कौन? गयासुद्दीन। तो आप यहाँ भरोगे गयासुद्दीन। और अगला देखते हैं, इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। आप इसमें भरोगे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दे। इस प्रश्न का उत्तर आप राइट करोगे, इस काल में हुए कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जैसे सिंचाई में रहट का उपयोग हुआ, कताई में चरखे का आविष्कार हो गया, युद्ध में आंगे यंत्रों, बारूदी सलाखों का उपयोग हुआ, कागज का व्यापक उपयोग हुआ। ये सारे परिवर्तन इस काल में हुए। प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन इस प्रकार हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया, समाज में ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बढ़ा, भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ, इस्लाम धर्म का भारत में प्रवेश हुआ, ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। ये सारे जो परिवर्तन देखने को मिले। प्रश्न संख्या 6 है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, यह आपको बताना है। तो आप इसका उत्तर लिखोगे, वर्तमान में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत आधुनिक राष्ट्र राज्य समझा जाता है। वहीं अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो मिन्हाज ए सिराज ने इस शब्द का उपयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना क्षेत्र के लिए राजनीतिक संदर्भ में किया था। वहीं अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं सदी की बात करें तो बाबर ने इसका उपयोग भारत के भूगोल, पशु पक्षी और संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। वहीं 14वीं सदी की बात करें तो अमीर खुसरो ने इस शब्द का उपयोग हिंद के समान अर्थ के लिए किया था। ठीक
ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि हिंदुस्तान जो शब्द है उसका अर्थ सीमित से विस्तृत होता गया और आधुनिक भारत को संदर्भित करने लगा। अगला प्रश्न है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो इसका उत्तर आप राइट करेंगे, जातियों के मामले का नियंत्रण निम्नलिखित तरीकों से किया जाता था। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों के लिए नियम बनाती थी। जाति के बड़े बुजुर्ग जाति पंचायत इन नियमों का पालन करवाती थी। गांव की परंपराओं और मुखिया के नियमों का पालन करना पड़ता था। इस तरह जो है जाति मामले को नियंत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप राइट करेंगे, सर्व क्षेत्रीय समाज से मेरा मतलब है एक ऐसा साम्राज्य जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें अनेक स्थानीय राज्य और क्षेत्र शामिल हों, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। है प्रश्न संख्या 9, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आती हैं। पहला, मूल पांडुलिपि अक्सर उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल प्रतिलिपियां ही मिल पाती हैं। जो मूल पांडुलिपि है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, केवल उनकी प्रतिलिपियां मिलती हैं। और प्रतिलिपियों में पाठ में गलतियां और भिन्नताएं हो सकती हैं। एक ही ग्रंथ की भिन्न प्रतियों में मतभेद हो सकते हैं। प्राचीन प्रतिलिपियों और भाषाओं को पढ़ पाना कठिन होता है। तो यही सारी समस्याएं हैं जो इतिहासकारों को पांडुलिपि के उपयोग में आती हैं। प्रश्न संख्या 10, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, इतिहासकार अतीत के काल खंडों का निर्धारण करते समय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को महत्व देते हैं। इन्हीं के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक जैसे काल खंडों की पहचान की गई है। परंतु काल क्रम के विभाजन में एक चुनौती यह भी है कि किस निर्णायक घटना के बाद एक काल समाप्त माना जाए और दूसरा आरंभ, यह फैसला करना कठिन होता है। इसलिए इतिहासकार इस कार्य में सतर्कता बरतते हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 तथा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं हैं और असमानताएं मिलती हैं उनकी सूची बनाएं। ठीक, इसका उत्तर राइट करोगे। मानचित्र 1 भूगोलवेत्ता अल इंद्रसी ने 1154 में बनाया था। वही मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। तो आप देख सकते हो, एक जो है 1154 में बना है और दूसरा जो है 1720 में बना है। दोनों मानचित्रों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या समानता है। तो इस मानचित्र में वर्तमान मानचित्र के भांति उपमहाद्वीपों को दर्शाया गया है, यानी दोनों ही मानचित्र में उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। इस मानचित्र में कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कन्नौज, सूरत आदि। अब असमानता देख लेते हैं। अल इंद्रसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, देखते हैं। और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है। जैसे बंबई के क्षेत्र और गुजरात के क्षेत्र का मानचित्र आज से भिन्न है। ठीक है, तो ये सारी भिन्नताएं थी। अब इस पाठ के अंतिम प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह की दस्तावेज संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन करते हैं? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आप उत्तर में राइट करोगे, ग्रामीण क्षेत्रों के अभिलेख जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभाग के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों के अभिलेख नगर निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है।
अभिलेखागारों की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इस तरह इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको हमने बता दिए। इसके आगे के अध्याय के प्रश्न उत्तर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।